नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में हुई घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दरअसल नुपुर शर्मा के पक्ष में ट्वीट करने पर उदयपुर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को राज संबंध के भीम से पुलिस ने गिरफ्तार किया। उदयपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक कपड़े सिलने का काम करता था, जिसे नाप देने के बहाने आए दो आरोपियों ने गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद दोनों आरोपियों ने वीडियो भी बनाया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। इस वारदात से लोगों में आक्रोश है। एक खबर जिसने हिलाकर रख दिया, एक खबर जिसने राजस्थान को गुस्से की आग में झोंक दिया। बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा के पक्ष में पोस्ट करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई, जिस पर राजस्थान जल उठा। घटना राजस्थान के उदयपुर की है। नुपुर शर्मा के पक्ष में ट्वीट करने वाला युवक अपनी दुकान पर था। इस दौरान दो युवक दुकान में घुसे, चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी और सिर्फ हत्या नहीं की, उसका वीडियो भी बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। तो अपील ये है कि जैसे साहब ने बताया, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जो भी अपराधी है हम उसको बंद करेंगे, चाहे उन्होंने भड़काऊ वीडियो डाला हो, चाहे उन्होंने ये घटना कारित की। उनमें किसी में कोई ढील की या कोई कोताही की गुंजाइश कतई नहीं है। बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होगी। इस वारदात ने राजस्थान समेत पूरे देश को सन्न करके रख दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्रवाई की बात कही है। बहुत ही दुखद भी है, शर्मनाक भी है। मैं समझता हूँ कि माहौल ठीक करने की आवश्यकता भी है। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें। उधर इस घटना पर बीजेपी ने राजस्थान की सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मांग है कि जितनी जल्द हो सके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि जनता का गुस्सा शांत हो सके। मेरी बात हुई है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना में लिंक जिन लोगों का भी है, जो भी इस रचना में है, उन सबको तुरंत गिरफ्तार करके जनता के सामने लाओ, ताकि जनता को ये आक्रोश जो है वो थोड़ा कम हो। और दूसरा, पीड़ित परिवार को आप मैक्सिमम जितनी सहायता दे सकते हो। मैंने मुख्यमंत्री जी कहा, थोड़ा सा आप एसपी कलेक्टर को भेज करके वहाँ के लोगों से बातचीत करके और इसको और परिवार के किसी न किसी एक व्यक्ति को कोई न कोई नौकरी दे, जिसके कारण से उस बच्चों का गुजारा हो सके। इन सब के बीच राजस्थान में आक्रोश की आग फैल गई है। लोग जगह जगह हत्या के विरोध में अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बीजेपी ने इस घटना को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार पर दोहरा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि मृतक की ओर से सुरक्षा मांगी गई थी। सुरक्षा मांग की गई थी, उसके बावजूद प्रशासन ने सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई, ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से। उसने एक सप्ताह के भीतर पहले भी इस बात के लिए उसने पुलिस को आगाह किया था कि मुझे इस तरह के इस टेलीफोन नंबर से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी उसको किसी तरह की जो है सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। मुझे लगता है कि इस बात की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि राजस्थान सरकार के किस व्यक्ति के दबाव में राजस्थान की पुलिस इस तरह के सामाजिक तत्वों को जो है रोकने के लिए। और रामनवमी और हिंदू नववर्ष की रैलियों पर पाबंदी लगाई। राजस्थान में हुई घटना पर उत्तर प्रदेश में धर्मगुरुओं ने कड़ी निंदा की है और साथ ही सरकार से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिस तरीके से राजस्थान में कानून व्यवस्था को खुलेआम हाथ में लिया जा रहा है, वोट की लालच में राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण में व्यस्त है। जिस तरीके से एक व्यक्ति की हत्या की गई है, हत्या के विभत्स दृश्य दिखाए गए हैं और उसके बाद में कैमरे पर आकर के चक्कू लहराते हुए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को भी धमकी देने का दुस्साहस किया है।
ये भारत की संप्रभुता को चुनौती है। उदयपुर में नुपुर के समर्थन वाले की स्टेटस पे खाली फोटो लगाने पे जो निर्मल हत्या कर दी गई है, राजस्थान सरकार क्यों चुप बैठी हुई है? गहलोत, इसका जवाब अब तुम्हें चुनाव में मिलेगा। अगर बाकी तुम हिंदुत्व हो और हिंदू वाली बातें करते हो और भारत के हो, राष्ट्र के हो, तो तुम्हें तत्काल इससे इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से। कि ऐसे लोग जो उग्र होकर जिस प्रकार से इन नौजवानों को भटकाने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े मुल्ले, बड़े बड़े मौलवी, मदरसे जिस प्रकार से सनातन धर्म के विरोध में मुस्लिम नौजवानों को बरगलाकर भड़काते हैं और कट्टरता की सोच उनके मन में भरते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप है कि ऐसी हत्याएं आम बात हो गई है हिंदुस्तान में। गलत हुआ है, जिसने हत्या किया है उसको हत्या करने वालों को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। नुपुर शर्मा कोई ऐसी बात नहीं कही है जो उनके ग्रंथों में लिखा है। देखिए, ये इस तरह का जो भी इस तरह की घटना अगर है तो वो निहायत ही गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान में जो भी आपको कार्रवाई करना है, कानून बना है, उसके लिए सबको अधिकार दिया गया है। और उदयपुर की वारदात के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस अधिकारियों को फील्ड पर फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी के साथ अफवाहों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, उदयपुर की घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस की तरफ से क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर 3 जून को जो कानपुर में हुआ, फिर उसके बाद 10 जून को 7-8 शहरों में हुआ, फिर उसके बाद अग्निवीर को लेकर के जो तमाम विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें हिंसा भी हुई है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। जो पहले से निर्देश जारी थे उनको और सख्त करते हुए डीजीपी मुख्यालय के उस निर्देश जारी किए गए कि सभी अफसर फुट पेट्रोलिंग करेंगे, वो फील्ड में रहेंगे और उनका जो लोकल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको और मजबूत करके सूचनाएं कलेक्ट करेंगे। फुट पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन जब करेंगे तो लोगों के अंदर भरोसा जगेगा कि हाँ, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी सब सड़क पे हैं। और जो सोशल मीडिया पे सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं और अफवाह फैलाए ना, अव्वल तो अगर कोई अफवाह फैलाता है उसका तुरंत खंडन किया जाए और अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे निर्देश डीजीपी मुख्यालय की ओर से जारी कर दिए गए हैं। सभी कप्तानों को, आईजी, डीआईजी और एडीजीज को सबको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो समय समय पर निगरानी करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे कि आखिरकार शहरों में स्थिति क्या बनी हुई है। क्योंकि बीता 1 महीना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है और अब पुलिस कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। तो एक बड़ी चुनौती 3 जून के बाद 10 जून और उसके बाद हर शुक्रवार से पहले पुलिस के सामने एक चुनौती होती है। उदयपुर में जो हुआ, अब यहाँ पर दोहरी चुनौती है। एक तो इस तरह की कोई खबर यहाँ ना फैले, दूसरा कि इसका कोई रिएक्शन यहाँ देखने को ना मिले और उस पर भी निगरानी रखनी होगी पुलिस को। जी बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में 25 ऐसे ज़िले हैं जिनको संवेदनशील माना जाता है, जहां की पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो कुछ ऐसा है जहां पर हमेशा इस तरह का कोई भी मुद्दा होता है तो संवेदनशीलता बनी रहती है। लिहाजा पुलिस भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, सरकार, शासन, प्रशासन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। इसलिए आदेश जारी कर दिए गए हैं कि पुलिस फील्ड में दिखाई देगी, लोगों के साथ अपना संवाद कायम करेगी। तो पुलिस के भी जो लोग हैं वो जा रहे हैं दुकानों पर, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आम लोगों से। बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उपचुनाव की बंपर जीत के साथ ही सत्ताधारी दल बीजेपी ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी उस वक्त 2024 की तैयारी में जुटी है जब विपक्ष की तमाम पार्टियां हार के कारणों की तलाश में ही उलझी हुई हैं। अभी तक वो तलाश भी नहीं पाई और ये तय नहीं कर पा रही हैं कि चुनावी महाभारत में बीजेपी को मात कैसे दी जाए। बीते अगर चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी की रणनीति बूथ स्तर तक विजय हासिल करने की रही है। इस बार भी यही रणनीति है। बीजेपी ने इसी रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश के सभी बूथों का डेटा इकट्ठा किया है
और उन बूथ को टारगेट करने का फैसला लिया गया जहां पर 2019 में पार्टी कमजोर रही थी। उत्तर प्रदेश में कुल 1,63,000 बूथ हैं। इनमें से बीजेपी को 1,25,000 बूथ पर जीत हासिल हुई थी। साल 2019 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 63 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की, जबकि 2 सीट गठबंधन के सहयोगियों ने जीती थी। कुल मिलाकर 65 सीट बीजेपी प्लस को मिली थी। यहां पर बीजेपी का लक्ष्य साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 80 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज करने की है। लिहाजा पार्टी ने इस ओर अभी से काम शुरू कर दिया है। न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि काम को अब बंटवारा भी कर दिया है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग सांसद, विधायक, मंत्री स्तर पर जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। चौबीस की चौसर पर बीजेपी की नजर। बूथ स्तर तक बिछेगी बिसात। मैदान में उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। कमजोर बूथ को मजबूत करने की तैयारी। 2024 में बीजेपी विपक्ष पर पड़ेगी भारी। उपचुनाव में जीत से बम बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए प्लान भी तैयार है और उस प्लान को धरातल पर उतारने की रणनीति भी। देखिए, पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो कमजोर बूथ हैं, उन कमजोर बूथों के बूथ सशक्तिकरण अभियान का कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने देश भर की लोकसभा सीटों का डेटा इकट्ठा किया है। अब इन्हीं बूथों को टारगेट करने का प्लान बनाया गया है ताकि 2024 में जीत पक्की की जा सके। और इसके तहत जैसे गोरखपुर क्षेत्र में को मैं अगर हम ले लें तो 27,000 बूथों में से हमारे पास लगभग 4,4200 बूथ ऐसे हैं जो कमज़ोर बूथ हैं, जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम वोट मिलते हैं। तो ऐसे कमज़ोर बूथों को हर लोकसभा क्षेत्रों में छांटा गया है। मतलब ये कि जिस भी बूथ पर 2019 में बीजेपी को जीत नहीं मिली, उन सभी बूथों को मजबूत करने का प्लान बनाया गया है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उन लोकसभा क्षेत्रों पर है जहां बीजेपी को 2019 में जीत नहीं मिली। साल 2019 में बीजेपी को 80 में से 63 सीट पर जीत मिली थी। 2 लोकसभा सीट पर अपना दल इसने कब्जा किया था। कुल 15 ऐसी लोकसभा सीटें थीं जहां बीजेपी हार गई थी। अब बीजेपी की कोशिश यही है कि इन क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत की जाए और 75+ का जो लक्ष्य रखा गया है उसे 2024 के पटल पर साकार किया जा सके। देखिए, बीजेपी जो है वो एक चुनाव खत्म होने के बाद ही वो परिणाम का भी इंतजार नहीं करती है, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। और आप देखिए कि अभी जो है 2022 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ और रामपुर में जो है, खासकर आजमगढ़ में 10 विधानसभाओं में बीजेपी हारी, लेकिन जो है लोकसभा का चुनाव दोनों जगहों पे बीजेपी जीत ली। उसके पीछे बीजेपी की जो चुनावी मशीनरी है वो पूरी तरीके से सक्रिय रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है वहां पार्टी पहले से अपनी सक्रियता बढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब देखिए कि कमजोर बूथों को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है और कैसे इस बीजेपी की रणनीति को धरातल पर उतारने जा रही है। बीजेपी ने हर लोकसभा सीट पर 225 से 250 बूथ चिन्हित किए हैं। ये वो बूथ हैं जहां पर बीजेपी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। इन बूथ्स पर बीजेपी को न के बराबर वोट मिले थे और इन बूथों को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने इन्हें 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। 2019 में मिले वोट के आधार पर ए, बी और सी कैटेगरी में इनको बांटा गया है। ए, बी और सी कैटेगरी में बूथों के बंटवारे का आधार साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव और उनमें से हम लोगों ने हर लोकसभा में
प्रत्येक लोकसभा में लगभग 250-250 ऐसे कमज़ोर बूथ को चिन्हित किया है और उन बूथों में भी हम लोगों ने अलग अलग विभाजन किया है, A, B, C कैटेगरी बनाई। उन कमज़ोर बूथों पर जहां 10 वोट 15 वोट बीजेपी को मिलता है तो उन कमज़ोर बूथों में भी हमने A और B, C कैटेगरी बनाई है। A, B और C कैटेगरी में बूथों के बंटवारे का आधार साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो वोट मिले थे उन्हें बताया जा रहा है। एक कैटेगरी में उन बूथों को रखा गया है जहां पर परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल हैं, लेकिन 2019 में किन्हीं कारणों से पार्टी को वोट नहीं मिल सके। साल 2019 में बीजेपी की जीत का अंतर बेहद कम रहा हो। बी कैटेगरी में वो बूथ शामिल हैं जहां पर बीजेपी को विरोधी से आधे वोट मिले। सी कैटेगरी में वो बूथ शामिल किए गए हैं जहां पर बीजेपी को बेहद कम वोट मिले। यानी ये कैटेगरी हम कैसे उन कमज़ोर बूथों में जा कर के काम करके कुछ लोगों को पार्टी में शामिल करा करके कुछ की वोटर्स जो प्रभावी मतदाता हैं उनसे संपर्क करके कैसे हम उसको एक कैटेगरी में बदल दें, उसको एक कैटेगरी में रखा है। बी कैटेगरी ऐसी बनाई है कि हम थोड़े संघर्ष में रहते हुए भी हम चुनाव जीत सकते हैं या थोड़ा आसपास रह सकते हैं। और सी कैटेगरी ऐसी उसमें भी बनाई है कमज़ोर बूथों में भी जो न हमारे अनुकूल बूथ नहीं है, 95% 90% ऐसे हमारे अनुकूल नहीं है, तो उनको अभी सी कैटेगरी में छोड़ा है। शुरुआती चरण में बीजेपी ने ए और बी कैटेगरी के बूथों पर काम करने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने बूथ को कैटेगरी में बांटने के साथ ही काम का बंटवारा भी किया है। प्लान को धरातल पर उतारने के लिए पार्टी ने सभी सांसद, विधायक और एमएलसी को जिम्मेदारी सौंपी है। एक लोकसभा क्षेत्र में सांसदों को 100 बूथ दिए गए हैं। लोकसभा सांसद से के साथ ही राज्यसभा सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई है। सांसदों के साथ साथ 30 कार्यकर्ता भी काम करेंगे। विधायक, एमएलसी को 25 बूथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधायक और एमएलसी के साथ 10 कार्यकर्ता काम करेंगे। और विधायक उन बूथों पे जाएंगे, वहां पे लोगों से बात करेंगे, समस्याओं को जानेंगे और भाजपा वहां पे विजय क्यों नहीं हासिल कर पा रही है इसके बारे में जानेंगे और उस पूरे फीडबैक को फिर वो भाजपा के ऐप पे अपलोड भी करेंगे, जिससे वो समस्या जो केंद्र में बैठे लोग हैं, दिल्ली में बैठे लोग हैं, लखनऊ में बैठे हुए लोग हैं, वो जान पाएं कि किस बूथ पे कौन सी समस्या है और आखिर यहाँ पे पार्टी क्यों नहीं जीत पा रही है। साथ ही भाजपा ने उन सीटों पे भी फोकस किया है जहां पे उसके सांसद या विधायक नहीं है। जहां पे सांसद नहीं है वहां पे राज्यसभा सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है और जहां पे विधायक नहीं है वहां पे एमएलसी की ड्यूटी लगाई गई है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अभी से ही मिशन 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं और 20 महीना पहले करीब करीब उन बूथों पे काम करना शुरू किया है जहां से उसे ये उम्मीद है कि मेहनत करने पे ये बूथ जीता जा सकता है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। ग्रेटर नोएडा में चल रहे चाइनीज क्लब और जासूसी के केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस बीच केस की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर रवि कुमार उर्फ नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। रवि पर चीनी जासूस सू फाई के साथ मिलकर खुफिया एजेंसी को धोखा देने का आरोप लगा है। ग्रेटर नोएडा में चीन की साजिश। ड्रैगन के डर्टी गेम का पर्दाफाश। कितने गहरे हैं चीनी साजिश के तार। चीनी जासूसों के कितने मददगार। हर बदलते दिन के साथ नया खुलासा हो रहा है। हर बदलते दिन के साथ चीनी मददगारों की तस्वीर बदल रही है और इन सब के बीच केस की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ी तो और भी नाम सामने आएंगे। ये वही जगह है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यहीं पर रूम्स बनाए गए थे आलीशान और सबसे बड़ी बात है इसको कसीनो के रूप में विकसित किया गया था। मानो यहाँ अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था कि जो व्यक्ति अंदर जाते थे कि वो भारत में हैं या किसी गोवा या नेपाल के कसीनो में। यहाँ पर पुलिस को कॉइन्स भी बरामद हुए। इसके अलावा यहाँ पर कसीनो बरामद हुआ
तमाम अंदर की फुटेज बाहर देखने को मिली है। जाहिर तौर पे अवैध रूप से चीनियों ने घुसपैठ कर रखी थी और ये फार्म हाउस है, फार्म हाउस और अंदर जो है वो कमरे बनाए गए थे। यूं तो चीनी साजिश का खेल लंबे वक्त से चल रहा था, लेकिन 11 जून को इंडो नेपाल बॉर्डर पर 2 चीनी जासूसों की गिरफ्तारी ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। गिरफ्तार जासूसों की शिनाख्त पर पुलिस ग्रेटर नोएडा में चल रहे चाइनीज क्लब में दाखिल हुई तो एक के बाद एक चेहरों से नकाब हटता चला गया और अब तक 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें कई पॉइंट्स पर आपको बता दें कि जांच पड़ताल की जा रही है और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है, नेशनल थेफ्ट, नेशनल सिक्योरिटी को कितना थेफ्ट है वो। इसके हवाला ट्रांजैक्शन भी काफी मिला है देखने को, वीजा, फर्जी वीजा मिले हैं। इस नेक्सस को भी जानने की कोशिश करी जा रही है। सोमवार को गिरफ्तार डॉक्टर रवि कुमार उर्फ नटवर लाल को केस का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। आरोपी के पास से बैंक लॉकर, 6 बैंक खाते, थार गाड़ी, BMW कार बरामद हुई है। साथ ही 2 और महंगी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं और एक 3 लाख कीमत की बाइक मिली है। कहा जा रहा है कि रवि कुमार उर्फ नटवर लाल फरारी के दौरान महंगी बाइक से ही अलग अलग राज्यों में घूम रहा था। फिलहाल अब ये पूरा मामला यूपी एसटीएफ को ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन अब तक 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा यहां से महंगी घड़ियां, करोड़ों रुपए के महंगे शूज यानी जूते और कई कार BMW, इसके अलावा थार, ये तमाम चीजें पुलिस ने बरामद की हैं और अब ये पूरा मामला यूपी एसटीएफ को ट्रांसफर कर दिया है। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि रवि कुमार पढ़ाई के लिए चीन गया था और वहीं से वो चीनी साजिश का भागीदार बन गया। रवि कुमार चीनी कंपनियों की मदद करता था। भारत में चीनी कंपनी के लिए निदेशक भारतीय होना जरूरी है। रवि कुमार कागज पर चीनी कंपनियों का निदेशक बनता था। रवि नटवर लाल जो चीन में था, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, उसने डॉक्टर की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और उसके बाद इस गोरख धंधे में घुस गया, अवैध कारोबार में घुस गया और देखते ही देखते करोड़ों रुपए का मालिक बन गया। पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही 3 रजिस्टर मिले हैं। माना जा रहा है कि इन रजिस्टर से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई और चेहरों से नकाब हट सकता है जो कि चीनी साजिश का हिस्सा थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।